2 मिनट और लूंगा बस आपकी। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अभी मैंने बताया था हो जाते, इधर ध्यान दें। अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में प्लस माइनस सब 2 मिनट में अच्छे से बता दो। ये सोच के बताना कि क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी और क्या चीज सही है जिससे सिलेक्शन हो सकता है। हेलो, मेरा नाम रवि कुमार है और जब मैं पहली बार सर से मिल रहा था तो मुझे वाकई में केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे स्कूल में 2 या 3 नंबर आते थे, इतनी बुरी केमिस्ट्री थी और 11th में बहुत बेकार था काम। तो वैसे ही मैं नेट पे सर्च कर रहा था कि मेरठ में कौन बेस्ट है, तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी नाम नहीं सुना था। बस गांव में कोचिंग के ट्यूशन होते थे, 2-3 बच्चे पढ़ लेते थे वहाँ पर बैठ कर। तो परमवीर सर का नाम पढ़ा था नेट पर, तो ऐसे ही गूगल पे डाल के आ गया था पहली बार। 12th में तब था मैं, तो 12th में बहुत मुश्किल हुई मुझे समझने में क्योंकि मुझे वाकई में केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी। बट धीरे धीरे करते करते अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगी और मेरे 12th में 94 आई तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ शायद कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा नीट चूज़ करा। फिर उसके बाद मुझे उससे पहले नीट के विषय में कुछ नहीं पता था। बस स्कूल में पूछते थे कि हाँ कि बड़े होके क्या बनोगे, तो डॉक्टर बोल देता था, पता नहीं था कैसे बनते हैं। बट फाइनली फिर धीरे धीरे करता रहा। पहली बार बहुत कम नंबर आए, 398 नीट में। 398। हाँ हाँ, तो वो सुन लो सारी बातें, क्योंकि आप लोगों की हालत लगभग है ना, क्योंकि आप ही के बीच में से आया हुआ स्टूडेंट है। आप मेरी बात समझना कि क्या गलती है। मतलब 398 आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कमी रह गई थी 398 रह गए? सुन लो मेरी बात। वो मेरे 11th जो मैंने खराब की थी वो था सब कुछ। 11th में जो गलतियां हुई हैं, 11th का जो बेस कमजोर रह गया था, वो एक मेन वजह थी नंबर का मानी। क्योंकि 11th में 2 या 3 नंबर ही आते थे 50 में से, जो स्कूल के एग्जाम होते थे, इस वजह से। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था 11th का। 11th का मुझे लगता है 12th से थोड़ा टफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों ही। तो इस वजह से वो 398 नंबर आए थे। बट मैंने उस साल भी पूरी कोशिश की थी कि इसी बार सिलेक्शन हो जाए। मेरे कुछ दोस्त थे वो हमेशा सोचते थे यार, जब उनके टेस्ट में कम नंबर आते थे, यार इस बार तो नहीं होगा अपना, अगली बार देखेंगे। तो हर बार ये सोचना चाहिए कि इसी बार करना है मुझे। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर ट्राई किया तो फिर 582 नंबर आए थे मेरे। तो मुझे लगा यार अब थक गया हूँ शायद, अब ले लेना चाहिए कहीं एडमिशन। तो मैंने BDS ले लिया था, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में। उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था खैर मेरा। बट वहाँ जाने के बाद फिर भी रियलाइज़ हुआ कि यार जो चाहता था मैं वो नहीं मिल पाया मुझे। तो मैंने सोचा यार वो ही लेना चाहिए। और वैसे भी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, कॉलेज में जाना नहीं था, तो घर पे बैठा बैठा वैसे बोर ही हो रहा था मैं। तो मैंने सोचा दोबारा तैयारी करते हैं। बट दोबारा तैयारी करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया क्योंकि उसके भी पेपर हुआ करते थे, बहुत सारे 3-4 पेपर हुए रास्ते में उसके। तो मैंने फिर लास्ट के सिर्फ 3 महीने तैयारी की थी। बट ये इत्तेफाक है कि मेरा बहुत कम नंबरों पर सिलेक्शन हो गया। बस ये बस मेरा नसीब मान सकते हो। मेरे इस बार सिर्फ 556 नंबर आए। बट जो चीज़ 556 मुझे नहीं पता थी, मेरा 398 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता फर्स्ट टाइम में। पर शायद मेरे नसीब में नहीं था ऐसा सब कुछ। एक ESIC कोटा रहता है, कौन सा? ESIC, जिनके पेरेंट्स ना किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडीज़ में काम करते हैं, उनका कुछ इंश्योरेंस कटता है। बट मेरे पापा सिर्फ 10वीं पढ़े हुए हैं, मम्मी पढ़ी हुई नहीं है, भाई सिर्फ 12वीं पढ़ा हुआ है। तो किसी को भी कुछ पता नहीं है होता क्या ESIC, या कुछ भी नहीं पता आगे में। हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो आप थोड़ा डिटेल बताइए इस बारे में। आज घर जाके थोड़ा देख लेना। तो किसी ने कुछ बताया नहीं, सिर्फ उनसे भी ये बताया था पापा जी से जहाँ पर वो काम करते हैं कि आपका इससे इलाज जो है ना वो फ्री होगा। सिर्फ इतनी बात बताई गई थी कि आपको दवाइयाँ फ्री मिल जाएंगी इसकी डिस्पेंसरी से। बट एक दिन मेरे दिमाग, मैंने जब पापा जी के पेपर देख रहा था तो मैंने देखा है ये ESIC मैंने कहीं शायद पढ़ा है। तो फिर मेरे याद आया कि काउंसलिंग में भरते वक्त ESIC ऑप्शन आता है ऊपर। तो फिर मैंने थोड़ा डिटेल निकाली इसकी और सही समय पर मुझे पता लग गया जिस वक्त इसका सर्टिफिकेट बनता है, ESIC IP सर्टिफिकेट बनता है, और मैंने जाके बनवा लिया। और इस तरीके से मुझे वहाँ ESIC मेडिकल कॉलेज है श्री लाल बहादुर शास्त्री मंडी में है हिमाचल प्रदेश, वो अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड में। और मैंने वही ले लिया, ग्रेड के लिए नहीं डाला, फरीदाबाद सोच रहा था वो मिल जाए, वो मेरी 3rd चॉइस थी। बट फाइनली वो मिल गया। भाई आप ये समझो, आज की डेट में आपको प्राइवेट कॉलेज की सीट की कॉस्ट पता है? और गवर्नमेंट कॉलेज तो कहीं भी मिल जाएगी।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अगर आपको कहीं भी मिल जाए, पीजी तो आप अपनी पसंद की जगह से कर लेना। अभी आपको पीजी करने के लिए, पीजी अच्छी जगह से करने के लिए टाइम मिल गया। अब आपको एक रूट मिल गया, आप जिस रूट पे जाना चाहते हैं, चाहे रूट खराब है, अच्छा है, एक बार वो आपको रूट मिल गया, अब आप उस रूट पे चल पड़े हैं। अब आपको मेहनत करने में एक अलग इंटरेस्ट आए। अब आप ये तो आपने रूट बताया, एक उन्होंने एक बहुत काम की चीज बताई जो मुझे भी नहीं पता थी, और आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगी, कुछ को पता होगी। देखो, आपको आपके पास जो जो कोटे हैं उसको यूज करने में कभी भी आप हेजिटेट मत हो। मतलब अगर किस्मत से आपको कोटे मिले हुए हैं या कोई फैसिलिटी मिली हुई है तो आप उसका पूरा इस्तेमाल करें। मतलब उसमें किसी तरह का कोई हेजिटेशन ना लें, क्योंकि आगे भी उस चीज का बेनिफिट मिलता रहेगा आपको। जो आपने कोटा एक बार यूज कर लिया है वो कोटा आगे भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि उसके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट की वजह से उसको केजीएमसी मिल गया था। सोचो, उस सर्टिफिकेट की वजह से नंबर उसके ठीक आए थे और उस सर्टिफिकेट की वजह से उसे केजीएमसी मिल गया। और कई बार बच्चों को पता होता है एनसीसी का सर्टिफिकेट, एनसीसी पता है नहीं पता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता है नहीं पता है, वो डिफरेंस क्रिएट करती है। अच्छा, अब ये बताओ कि केमिस्ट्री को उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए? सर एक और बात उसमें ऐड करना चाहूँगा। जब सर पहली बार आया था ना, मेरे से एक बार 11th क्लास के किसी बच्चे ने पूछ लेते 12th की स्टार्टिंग में कि हम H2 लिखते हैं ना और 2H, मेरे से डिफरेंस पूछा था। वो मेरे पे इतना तक नहीं आता सर केमिस्ट्री में, इतनी बेकार हालत थी। मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नेगेटिव से भी नेगेटिव में जाके केमिस्ट्री की हालत थी। जो बात मैं कई बार कहता हूं, अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है, ये बात मैं अपने मुंह से बोलता हूं, मैं आपको 0% से 98% तक ले जा सकता हूं। अगर पढ़ने की इच्छा है, मेरी क्लास में कोई बच्चा बैठा है, पढ़ने का मन उसका है, तो ऐसा हो नहीं सकता उसको समझ में ना आए। वही चीज आज आपके सामने ये बोल भी रहे हैं कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन से केमिस्ट्री को कवर किया। अब ये बता दो आप कि केमिस्ट्री में क्या करें, फोकस क्या चीज फोकस होकर पढ़ाई यार करें? मेरे हिसाब से ना बिल्कुल आंख बंद करके सर के पीछे चलते रहो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब्स पर देखेंगे, किसी का कुछ देखेंगे। बहुत सारे अब तो यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे और भी टीचर को या दोस्तों को फॉलो कर लेते हैं, यार तू ऐसे कर रहा है, चल मैं भी तेरे साथ लग जाता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। यार कुछ मत करो, आंख बंद करके जो सर दे रहे हैं ना सिर्फ वो करो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मैंने भी किया था। जब मेरे 398 नंबर आए तो बहुत सारी बुक्स लाया, ये लाया वो लाया, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो सर दे रहे हैं ना आपको, वो डीबी भी देते हैं, उन्हें कंप्लीट कर लो, बहुत है, वो बहुत ज़्यादा है, ये मान लो तुम। मेरे हिसाब से तो यही जरूरी है सर। तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये आप फील करोगे, बहुत से बच्चे बैठे भी होंगे भुक्तभोगी। यूट्यूब पे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना, फ्री की चीज अच्छी लगती है, बट आपने एक बात फील करी होगी, वो नॉलेज आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। पढ़ते तो सब हैं, एक महीने बाद कुछ याद सा नहीं आता। मैंने खुद फील किया इस बात को कि मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि हम लोग करते क्या है, कभी इसका देख लिया, कभी उसको फॉलो कर लिया, कभी इसको फॉलो कर लिया, कभी इसको फॉलो कर लिया, अल्टीमेटली वो सब कुछ इलझ के रह जाता है। और सबसे मेन बात, जो यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स कम एंटरटेनर ज्यादा है। उन्हें टीचर्स कहने की बजाय अगर हम उन्हें एंटरटेनर कहें, क्योंकि वो इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा देर पढ़े, ज्यादा से ज्यादा उनको लाइक करे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, तो वो एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है, माना चैप्टर में 10 टॉपिक अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आपको 10 इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगे, जो 10 बेकार बोरिंग टॉपिक है वो नहीं पढ़ाएंगे। सिलेबस को इस बात से मतलब नहीं है कि इंटरेस्टिंग है बोरिंग है, सिलेबस तो सिलेबस है। चैप्टर की फिनिशिंग नहीं हो पाती, सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी। और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर जब तक आप टीचर से बात नहीं कर सकते, टीचर से आप जाके बात नहीं कर सकते, तब तक एक अधूरापन रहता है, आप कितना भी पढ़ लो। अब जो बच्चे ऑनलाइन पे मुझसे पढ़ रहे हैं वो खुद जानते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हैं, 1 सेकंड में मैं उनको पढ़ता हूं, जो कमी होती है वो हाथ के अंदर रिमूव कर देता हूं, तभी तो वो ऑनलाइन पे पढ़ पा रहे हैं। अगर मैं उनसे ये कह दूं कि भैया लेक्चर के बाद में मुझसे पूछना,
या सैटरडे को मुझसे पूछना। अभी तो आप लेक्चर देख लो, लेक्चर तो बीच में अटक गया आपका, क्वेश्चन आपको लेक्चर के बीच में आ रहा है, अब आप लेक्चर आगे कहां से देख लोगे भाई? जब तक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपको आगे की बात समझ में नहीं आने की। अब होता क्या है, बच्चे अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार। बट अपने कैरियर के साथ ये काम करना सबसे खतरनाक है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपकी नॉलेज आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे मेन चीज और समझ लो, ऑफलाइन टेस्ट अगर आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। जब तक आप कॉपी पेन पर बैठकर टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। घर पर भी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी टेस्ट दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट पेपर दे दूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट आउट निकाल के आराम से बैठ के टेस्ट दो। सामने घड़ी रख के टेस्ट दो कि कितने टाइम में टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। ये काम तो आपको भी करना है। टेस्ट पेपर स्टार्ट हुआ तब टाइम निकल लिया, जब टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ तब टाइम निकल लिया। तो आपको ये पता रहेगा कि इस टेस्ट पेपर को कंप्लीट करने में हमने इतना टाइम लिया था। जब आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि अब वो टेस्ट पेपर आप कितने कम टाइम में कर रहे हैं। तो वही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं लगातार आपको टेस्ट पेपर के लिए टोक रहा हूं। टेस्ट पेपर जितना देंगे उतना अच्छा रहेगा। फिजिक्स के लिए कुछ और बता दो, फिजिक्स में बच्चे परेशान रहते हैं। आपने सर टेस्ट सीरीज की बात करी सर, उसको बताता हूँ थोड़ा सा जो मुझे स्पेशल लगा उसमें। मैंने उसकी एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी और सर की भी ज्वाइन कर रखी थी। पता है एलन के टेस्ट में दिक्कत क्या हुई मेरे साथ? अभी मेरे एलन के टेस्ट में 5-6 टेस्ट में लास्ट में 600 प्लस 620 615 आते थे। बट उसमें दिक्कत बता रहा हूँ क्या है, मैंने क्या स्कैम करा उसके साथ। वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि एलन ना टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट करता है। अपने क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट ना करे बट को कॉन्सेप्ट रिपीट करता रहता है। तो मैं क्या करता था, मैं नीट की तैयारी करने छोड़ दी, मैं एलन की टेस्ट की तैयारी करने लगा। मतलब क्या है कि कोई टेस्ट दिया उसने, मैं उसकी जो मेरे से गलतियाँ हो करती थी मैं नोटबुक पे लिख लिया करता था। और किसी भी टेस्ट से पहले उसी नोटबुक को पहले 1 दिन पहले या 2 घंटे 3 घंटे पहले उसी को पढ़ता था और मुझे एज इट इज़ दिख जाते थे वो क्वेश्चन। मैं कई बार फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करता था, उन्हें ऐसे टिक कर दिया करता था। वो सही तो होते थे, मेरे इतने हाई नंबर आते थे, मुझे लगता नीट में भी इतने हाई नंबर आएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वाकई में नीट की टेस्ट सीरीज किया था, स्कैम किया था वो वाला। तो ऐसा नहीं करना कि यार हमें नीट की ही तैयारी करनी, जो उसके उन्होंने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग करना, ना कि अपना टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग। वो भी एलन का देखा जाए तो सर की टेस्ट सीरीज बिल्कुल वही होती है जो हम नोट्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल नोट्स वाले। नोट्स सर के एनसीईआरटी होते हैं और एनसीईआरटी सिलेबस है। उसमें बहुत सारा बाहर का रहता है और हम उस बाहर के को क्या करते हैं, नोटबुक पे लिख लेता है, इंपॉर्टेंट है, आज से पहले हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। और हम उसे याद करते रहते हैं, वो रिपीट करते रहते हैं, उसमें हम अच्छे नंबर स्कोर करते रहते हैं, हमें लगता है कि बढ़िया कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, बेकार था। आप ये बात समझ रहे हो जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात आप ये समझ लेना, आप अपना सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के सामने चिपका लेना। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, ताकि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ 10% ही बाहर निकलो सिलेबस से। 10% से ज्यादा सिलेबस से बाहर जाओगे तो अननेसेसरी आपका टाइम खराब होगा। सब बच्चे बात समझ रहे? कल एक बात सुन लो, कल जो है मैं सिर्फ आईने की क्लास लूंगा और आज मेरी